हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है आपका 20 अगस्त का करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आपका पहला जो करंट अफेयर्स है वह है आपका इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के बारे में है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है कि इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के बारे में है। तो यह क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इंडिया का एम है, भारत देश जो है सो हम लोग अपना डिजिटल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ओके, डिजिटल सोसाइटी बनाने का मतलब ये है कि all institution and people connected डिजिटली। सारे जो है सो इंस्टीट्यूशन को और पब्लिक को अगर डिजिटली कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो गवर्नेंस आसान हो जाएगा। काम करना आपका आसान हो जाएगा। इजी वे टू परफॉर्म द वर्क। अगर सारे इंस्टीट्यूशन और पब्लिक को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें काम करना आसान हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि करप्शन कम हो जाएगा और तो जो पब्लिक का ग्रेवियांस है, जो पब्लिक का प्रॉब्लम है, उसको आसानी से हम लोग रिड्रेस कर सकते हैं अगर हम लोग जो है सो यहाँ पे अगर सारे चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो है सो गवर्नमेंट का प्लान है। तो अगर हम बात करते हैं आपका तो डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। तो आपका डिजिटल इंडिया मिशन को शुरुआत किया गया था आपका 2015 में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि डिजिटल इंडिया मिशन को शुरुआत कब किया गया, तो 2015 में किया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से कहा गया कि तो यहाँ पे 2015 में कहा गया कि इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमको लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि जो आपका डिजिटल फाइनेंस है, डिजिटल फाइनेंस को एक तरह से कहा जाए तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है कि इसको कैसे प्रमोट करें, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है सो 2007 का, उसके अंदर जो है सो आरबीआई जो है सो
पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो डिजिटल सिस्टम में अगर पेमेंट सिस्टम ऐड हो जाता है या उसमें आ जाता है तो ईजी हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा इकोनॉमी जो है सो फास्ट में परफॉर्म करेगा। तो डिजिटल फाइनेंस का जो है सो यहाँ पे आरबीआई के रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको करने के लिए पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत में, ठीक है। तो आरबीआई इसमें काम कर रही है। अब यहाँ पे बात आता है आपका कि जो ये सब चीज़ें तो चल रही है, ठीक है, कि आपका जैसे इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम है यहाँ पे इसका चूँकि जो आपका डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का जो अगर प्रॉब्लम की बात करें हम, तो डिजिटल इंडिया के प्रॉब्लम में सबसे पहला जो है सो इसका लिमिटेशन है। तो इसका लिमिटेशन आपका है यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म इंटरकनेक्टेड नहीं हैं। प्लेटफॉर्म का इंटरकनेक्शन कम है, तो इसमें जो है सो हर एक प्लेटफॉर्म पे हमें अलग अलग जाना पड़ता है, या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में इंटरकनेक्शन नहीं होने के कारण जो है सो टाइम और पैसे का एक तरह से कहा जाए तो व्यय ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि हमें डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म में अगर कुछ लिख रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में लिमिटेशन में ज़रूर हमें लिखना है। उसके बाद में यह इंटर ऑपरेबल नहीं है, यह इंटर ऑपरेबल नहीं है। और सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि जो है सो यह उतना एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एफिशिएंट डिजिटल सिस्टम को लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंट डिजिटल सिस्टम चाहिए है हमें। तो एफिशिएंट डिजिटल सिस्टम का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका वेब 3.0। तो वेब 3.0, इसके पहले वेब 1.0 भी होगा, वेब 2.0 भी हो गया। तो वेब 3.0 जो है एक तरह से कहा जाए तो यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और यहाँ पे कोई पब्लिक जो है सो या कोई बड़ा टेक जाइंट जो है सो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक तरह से कहा जाए तो डिसेंट्रलाइज है यह। तो यहाँ पे आपका वेब जो है सो आपका 1.0 क्या है? तो ये जो है सो 90s में आपको या उससे पहले की बात अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो है सो सिंगल प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने कोई वेबसाइट बनाया है तो उसको हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर आपको जाना है तो उस पर जाते हैं, लेकिन अपना कंटेंट आप उसमें नहीं जा सकते हैं, शेयर कमेंट नहीं हो सकता है। वेब 2.0 में यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो प्लेटफॉर्म का जो है सो मीनिंग चेंज हुआ। और एक तरह से कहा जाए तो सोशल मीडिया इसका देन है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कंट्रोल जो करने वाले लोग हैं, इसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वह जो है सो बिग टेक जाइंट हैं, जैसे आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। तो यहाँ पे भी जो है सो आदमी के प्राइवेसी और उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था, यहाँ स्पेस मिला तो यहाँ पे ये लोग का रेवेन्यू ज़्यादा कमा रहे हैं और बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए जो है सो हमने क्या किया कि वेब 3.0 लेके आए हैं।
और यहाँ पे मेन काम क्या है कि आप अब ये जो टेक जाइंट, जो बहुत सारे जो टेक जाइंट इसको कंट्रोल कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, या फ्री प्लेटफॉर्म होगा, ओपन प्लेटफॉर्म होगा। या ओपन प्लेटफॉर्म तो हुआ, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि आपके कॉपीराइट और बाकी सारी चीज़ों या प्राइवेसी हर्ट होता है, तो कंटेंट जो है सो बिग टेक हटा देता है। लेकिन यहाँ पे अभी इसका कंट्रोल जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो कॉपीराइट एंड आपका एक तरह से कहा जाए तो डिग्निटी के मामले में अभी यह फेल है, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट या फिर जो है सो बिग टेक जाइंट जो है सो इसको कंट्रोल कर रहे थे वेब 2.0 को। वेब 3.0 में दिक्कत का है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप चूंकि आप सिर्फ आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, कोई दूसरा बॉडी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो सब इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो है सो कॉपीराइट का और डिग्निटी का हर्ट का ज़्यादा केस हो सकता है। अभी इस पर काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है कि हमें क्या करना है कि जो हमें लिमिटेशन था उसको खत्म करने के लिए वेब 3.0 सही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, यहाँ पे कॉपीराइट की इशू है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा सा आप ब्लॉकचेन के बारे में समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ही ये सारा चीज़ चल रहा है। तो ब्लॉकचेन भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस पे जो है सो 2020 में क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है। तो ब्लॉकचेन को अगर हम कहें तो यह क्या है, आपका एक डिसेंट्रलाइज लेजर है, मतलब कि देख सब लोग सकते हैं लेकिन एडिट सब लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक तरह से कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है ब्लॉकचेन जो है आपका, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं है, जैसे गूगल के पास सारा डेटा रहता है और आज के डेट में इंडिया डेटा पॉलिसी वगैरह की जो बात होती है वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ डिसेंट्रलाइज है, मतलब हर एक जगह है, जो क्रिएटर है उसका डेटा है, और यहाँ पे जो है सो लेजर जो होगा डेटा का शेयर होगा सबके बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका डेटा शेयरिंग होगी सबके बीच में। तो डेटा का जो है सो शेयरिंग सबके बीच में होगा, कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। एक आदमी के द्वारा पूरा पूरा डेटा कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे, और एक तरह से कहा जाए तो एक डेटाबेस है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्मेट में यह एक डेटाबेस है। यह एक डेटाबेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है। तो हम लोगों ने अब देख लिया आपका क्या क्या देख लिया। तो यह जो है एक तरह से फ़ायदा कैसे करता है, तो ब्लॉकचेन चूंकि जो इसमें लिमिटेशन था उसका इसमें अगर हम बेनिफिट देखते हैं, ब्लॉकचेन की बेनिफिट अगर हम बात करें तो यह जो है इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करता है। अगर हम पूरे सिस्टम को, अगर हम अपने डिजिटल नेटवर्क को अगर ब्लॉकचेन पे ले आते हैं तो हमें अलग से कोई नया सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरऑपरेबल है, तो इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। और हम लोग इजी टू क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल नेशनल इकोसिस्टम। यहाँ से हम लोग जो है सो इजी क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल जो है सो नेशनल इकोसिस्टम को हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है सो आपका ओवरऑल जो है सो आपका ब्लॉकचेन के बारे में जो न्यूज़ था उसको हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम लोग चलते हैं और अपना नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ देखते हैं कि हमारा दूसरा करंट अफेयर्स कौन सा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चूँकि
मान लीजिए कि यहाँ पे अभी न्यूज क्या है वो समझ लीजिए। इंडिया और क्यूबा जो फ्यूचर ट्रेड होगा वह रुपये में होगा। इंडिया और क्यूबा का फ्यूचर ट्रेड काहे में होगा, रुपये में होगा। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि मान लीजिए कि आपको पहले, मान लीजिए इस सिस्टम, अगर हम रुपये के सिस्टम को अगर हम हटा के सोचते हैं तो यह कंट्री ए है सपोज डैट, और यह कंट्री बी है। तो मान लीजिए कि पहले जैसे आपका डॉलर सिस्टम में क्या होता है कि हमको पहले डॉलर चाहिए, यहाँ पे हमें डॉलर चाहिए, यहाँ पे डॉलर चाहिए, तब ये सामान यहाँ पे जाएगा और यह सामान यहाँ पे आएगा। तो ये डॉलर चाहिए, तो ये डॉलर के लिए हमें पहले सामान को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और डॉलर कुछ लिमिटेड ही कैपेसिटी का है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। और डॉलर सिस्टम में ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि ये यूएसए की करेंसी है या बाकी दूसरे देश की करेंसी है, और वह देश मोर डेवलप्ड है एज कंपेरिजन टू द लेस डेवलप कंट्री। तो इस पे लोग भरोसा रखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमें यह करेंसी दो, क्योंकि यह करेंसी सभी जगह एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसकी जो है सो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा समझ लीजिए। अब क्या है कि ये डॉलर नहीं है, जैसे आज के डेट में आप श्रीलंका की स्थिति को देखिएगा, ठीक है। तो श्रीलंका की स्थिति हो गया, या 1991 में हम लोग इंडिया की स्थिति को देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बैंक्रप्सी आ रहा है। भाई क्यों आ रहा है, तो श्रीलंका की करेंसी थोड़े खत्म हो गई, श्रीलंका की करेंसी तो है, इंडिया के वहाँ पे करेंसी थोड़े खत्म हो गई, इंडिया करेंसी है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना माल नहीं है या आपकी उतनी ताकत नहीं है कि हम उस पैसे को भुना सकें या उस पर लोग भरोसा कर सकें। लेकिन डॉलर पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो इसलिए जो है सो लोग चाहते हैं कि डॉलर में ट्रेड हो, और हम डॉलर से अगर ट्रेड करेंगे तो हमें हर जगह वो करेंसी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन हमारी लोकल करेंसी जैसे रुपया हो गया ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भारत देश में या किसी और देश में अगर लोकल करेंसी में अगर हम कहें कि व्यापार हो रहा है, मान लीजिए कि रुपया यहाँ है, रुपया यहाँ से है, इनके अपने अपने करेंसी के बीच में व्यापार हो रहा है, तो एक तरह से कहा जाए तो यह एक बार्टर सिस्टम ही है। मतलब सामान का लेन देन ही है, लेकिन वो किस में हो रहा है, तो वह करेंसी में हो रहा है, लोकल करेंसी में हो रहा है। समझ रहे बात को। तो यह जो है सो आपका इंडिया और क्यूबा के आप याद रख लीजिएगा। क्यूबा जो है आपका, अगर आप देखेंगे इधर, तो यहाँ पे जो है सो एक छोटा सा ये आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये जो है सो क्यूबा हो गया, इसकी राजधानी कहाँ हो गई, तो इसकी राजधानी जो है सो आपका हवाना हो गई, ठीक है। तो यह एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ अगर बढ़ें तो हम लोग क्या देख रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स जो है, एक जीव है आपका मेगालोडोन। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। मेगालोडोन, तो मेगालोडोन क्या है यह, तो मेगालोडोन जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह एक प्रेडेटर था, ठीक है। और यह जो है एक तरह से कहा जाए तो ओशियानिक प्रेडेटर था या ट्रांस ओशियानिक था। और यह बहुत बड़ा होता था, ठीक है। और ये बहुत पहले होता था, मतलब आज से लगभग जो है सो आपका 23 मिलियन से लेकर के 2.6 मिलियन ईयर से वो के बीच में मिलता था, ठीक है। 23 से लेकर के 2.6 से मिलियन ईयर एगो जो है सो यह आपको मिलता था। तो यहाँ पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे ही जीव का नाम, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता ही नहीं रहता है, और ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको एक बार मान लीजिए क्लिक कर गया तो आप सीधे आपका 2 नंबर आ जाएगा, और गलत करेंगे तो सीधे 2 नंबर चला जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है आपका वह है एक्जो मून के बारे में। तो जो एक्जो मून है यह क्या है, आपने देखा होगा एक्जो जो है सो आपका प्लेनेट, एक वर्ड है आप याद रख लीजिएगा। एक्जो प्लेनेट कह लीजिए या एक्जो मून कह लीजिए। तो एक्जो कहने का मतलब है कि हमारी अपनी सोलर सिस्टम है, तो हमारी सोलर सिस्टम में सन और बाकी प्लेनेट हैं, सन और हमारा प्लेनेट है।
इसके बाहर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अगर कोई सन या उसका प्लेनेट या उसका जो है सो आपको सैटेलाइट दिखता है, नेचुरल सैटेलाइट, तो उसको हम लोग एक्सो वर्ड लगा के बात करते हैं। तो एक्सो मून का मतलब है कि हमारे जो है सो सोलर सिस्टम से बाहर अगर कोई मून दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो मून बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, ये कुछ काम कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द आपको एस्ट्रोफिजिक्स जो है सो यह काम कर रहा है, एक डेवलप कर रहा है मॉडल, ठीक है। यह एक मॉडल डेवलप कर रहा है जहाँ पे हम लोग जो है सो सर्च करेंगे हैबिटेबल एक्सो मून के बारे में। अभी हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में हम लोग ढूंढते हैं, अब हैबिटेबल एक्सो मून के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे ढूंढेंगे ताकि वहाँ पे आदमी जाके रह सके। और यहाँ पे आपको मदद कौन करेगा, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह हमारी क्या करेगा, यह हमारी मदद करेगा। इसका यूज किया जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप का। और जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका है, तो नासा का है। नासा का यह लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, ठीक है, जो अभी आपको ब्लैक होल और बाकी सारे चीज़ के बारे में बता रहा था, गैलेक्सी वगैरह के बारे में। और हमारे आपको सो हमारे आउट ऑफ द अगर यूनिवर्स की बात किया जाए तो अभी तक 5000 जो है सो एक्सो प्लैनेट को ढूंढा गया है, ठीक है, जहाँ पे यह संभावना जताई जाती है कि या तो वहाँ पे लाइफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में न्यूज़ है। यह क्या, थोड़ा देख लेते हैं, ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम लोग GIB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चूंकि ये उड़ते हैं आसमान में तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी बिजली की तारें हैं उससे टकरा जाते हैं और मौत हो जाती है, और क्रिटिकली इंडेंजर यह पशु है तो इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप एक काम कीजिए कि बड़े वाले जो तार हैं उसको अंडरग्राउंड कर दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट है, और 1000 वोल्ट जो है सो आप ज़मीन के अंदर से केबल के थ्रू ले जा नहीं सकते हैं, फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे में जो है सो उनको ही कहीं रिलोकेट करके बसाया जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, लेकिन वो नेचुरल हैबिटाट है। तो यहाँ पे स्टेट ने अपनी असमर्थता जताई थी। रिसेंटली कहा जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका एग लेइंग जो है सो इसका एक तरह से फिनोमिना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वह चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब हमें क्या याद रखना है इसमें कि IUCN में जो है सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN में यह क्रिटिकली इंडेंजर है। उसके बाद में यहाँ पे जो है सो हैबिटाट जो है सो एरिड और सेमी एरिड रीजन में है इसका। यह एक बड़ा पक्षी होता है और यह आपको गुजरात में मिलता है, राजस्थान में, यूपी के कुछ पार्ट में मिल जाता है, MP में मिलता है। उसके बाद में जो है सो आपको महाराष्ट्र में मिलता है और कर्नाटक में, और जो है सो आंध्रा तक मिलता है या तेलंगाना तक, ठीक है। लेकिन मेन हैबिटाट जो है सो आपको गुजरात में है, राजस्थान में है और MP में है और मेरे ख्याल से कर्नाटक में भी है। तो ये कुछ खास इसके जगह हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनके लिए जो है सो जगह जो आरक्षित है, डेजर्ट नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा अगर, तो यह जो है सो राजस्थान में है। यह इनके लिए आपको
डेजर्ट नेशनल पार्क जो है सो इनके लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खास करके। और उसके अलावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, यह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, तो ये जो है सो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ खास न्यूज़ था जिसको आपको जानना चाहिए, जिसको हमने अभी कवर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका एयर क्वालिटी एंड हेल्थ सिटीज़ को लेकर के जो न्यूज़ है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। एयर क्वालिटी एंड द हेल्थ इन द सिटीज़। देखिए यह एक रिपोर्ट है, तो इसको जो है सो जब आप मेंस आंसर राइटिंग ऐसे वगैरह कर रहे हैं तो कोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यह एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट क्या कहता है, तो रिपोर्ट जो है सो एक तरह से यह रिपोर्ट रिलीज किया जो गया है वह एयर क्वालिटी को लेकर के, और 7000 सिटी को यहाँ पे वो किया गया है। तो यहाँ पे आपको द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर, एक रिसर्च फाउंडेशन है, द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, ये रिसर्च है आउटरीच इनिशिएटिव ऑफ द, आपको यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट को जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो स्टेट को पॉलिसी बनाने में यह मदद करेगा। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर करके एक रिसर्च फाउंडेशन है, इसने जो रिसर्च किया है वह 7000 सिटी पे रिसर्च किया है। कितने सिटी पे? 7000 सिटीज पे इन्होंने रिसर्च किया है वर्ल्ड के। क्योंकि यहाँ पे देखिए द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में ये बात करेगा, और इसमें इन्होंने फोकस किया है PM 2.5 पे और NO2 पे। ये दो गैसेस को इन्होंने लिया है, इन्होंने फोकस किया इन्हीं दो गैसेस पे, और इसके बाद में इन्होंने जानने की कोशिश किया है कि जो है सो इसका क्या जो है सो आपका प्रभाव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने पर्सपेक्टिव में अगर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन जो है सो इंडिया से रिलेटेड रिलेवेंट ही हमें चीज़ें समझना है, बाकी चीज़ें पूरा वर्ल्ड के बारे में बताया गया है लेकिन हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो हमें अपने लिए जो काम की चीज़ है उस पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इनकी फाइंडिंग क्या कहती है कि दिल्ली और कोलकाता जो है सो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में है टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड। तो हम लोग चूँकि हमारे यहाँ जो है सो PM 2.5 की बात करें तो जो है आपका दिल्ली और आपका कोलकाता जो है सो PM 2.5 में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है। फर्स्ट दिल्ली हो गया और सेकंड कोलकाता हो गया टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली और कोलकाता जो है सो हमारा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे मेन इसके कारण PM 2.5 जो है सो आपको एक्चुअल में इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको जनरली जो है सो लंग्स से रिलेटेड जो है सो डिजीज होता है आपका। तो ये जो है सो एक तरह से बहुत हार्मफुल है, और यहाँ पे जनरली कहा जाए तो इसकी एक सर्टेन मात्रा है, उससे अगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। और NO2 में भारत ठीक है, NO2 में हमारे यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंडिया में आपको 20 से 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो टोलरेबल है, ठीक है। तो हमारे यहाँ NO2 पोल्यूशन तो नहीं कर रहा, लेकिन PM 2.5 जो है सो जरूर यहाँ पे पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें संघाई जो है सो जो आपका NO2 है उसमें वो टॉप लेवल पे है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग को उधर नहीं जाना है। एक्चुअल में हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो PM 2.5 का जो आपका रेशियो है अगर आप कहा जाए तो आपका इससे डेथ जो हो रहा है इंडिया में 106 डेथ पर जो है सो आपका 1 लाख पॉपुलेशन पे जो है सो दिल्ली में हो रहा है।
तो यह डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 1 लाख में जो है सो 106 लोग मर रहे हैं, और इस डेटा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर का ये डेटा है, तो ये हमारे लिए काम की है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। और इस डेथ रेट में इंडिया जो है सो 6 रैंक पे है वर्ल्ड में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो WHO का कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि एयर पोल्यूशन को लेकर के। तो यहाँ पे WHO ने बोला है किसको किसको कि हमारा जो है सो WHO का वार्निंग अगर सिस्टम का है कि हमारा पॉल्यूटेंट में, तो इन्होंने कहा है कि PM जो है आपका 2.5, उसके बाद में PM आपका 10 हो गया, PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, और उसके बाद में NO2 हो गया, SO2 हो गया। तो यहाँ पे जो है सो आपका ये जो है सो मेन पॉल्यूटेंट के रूप में इन्होंने माना है। O3 और ओजोन हो गया, O3 हो गया, और फिर जो है सो CO हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। तो WHO के डेटा के हिसाब से, रिसेंट जो डेटा है यह, इसके हिसाब से WHO ने बोला है कि ये जो 6 जो है सो 2021 का यह गाइडलाइन है, याद रखिएगा 2021 का यह गाइडलाइन है। इसमें यह 6 पॉल्यूटेंट को माना गया है कि यह जैसे टॉप पॉल्यूटेंट है और इसको हमें फेज आउट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या है यहाँ पे तो भारत सरकार इसके फील्ड में क्या कर रही है, भारत सरकार जो है सो, अब यहाँ पे चूंकि आप इतना सारा लिख देंगे, उसके बाद में भारत सरकार क्या कर रही है वो भी आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो भारत सरकार जो यहाँ पे काम कर रही है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत सरकार, उसके बाद में जो है सो आपका ऑड एंड इवन फार्मूला जो हो गया, उसके बाद में आपका जो है सो BS जो है आपका 6 हो गया, उसके बाद में जो है सो ग्रेफ हो गया, ग्रेडेड एयर जो है सो ग्रेडेड एयर GRAP ग्रेप रेस्पॉन्स वाला हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है सो स्कीम है। इसके अलावा जो है सो टर्बो हैप्पी सीडर हो गया, जो कि आपको जो पराली जलाते हैं उसके लिए टर्बो हैप्पी सीडर मशीन हो गया, जो सब्सिडाइज रेट पे जो है सो पंजाब और हरियाणा में किसानों को दिया जा रहा है। उसके अलावा जो है सो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि इसको कम किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम जो है सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है सो हमारा ओवरऑल जो है सो इसका जो है सो आपका न्यूज़ था जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह है आपका बैन किया गया है VLC मीडिया प्लेयर को। बैन किया गया है VLC मीडिया प्लेयर को। भाई क्यों बैन कर दिया गया है? देखिए इसका रीज़न ये है कि यह जो है सो चाइना बेस्ड कंपनी था, और VLC का फुल फॉर्म है वीडियो लैंड क्लाइंट, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो भारत सरकार ने इसको क्यों बैन किया है? एक्चुअल में स्टोरी ऐसी है कि इसको बैन कर दिया गया और RTI में भारत सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दी है। और इसको बैन जो किया गया है एक्चुअल में यह किया गया है, इसके वेबसाइट को जो बैन किया गया है, फरवरी 2022 में इसके वेबसाइट को बैन किया गया, ठीक है। VLC मीडिया प्लेयर के वीडियो लैंड क्लाइंट का जो नेटवर्क है इसको फरवरी 2022 में बैन किया गया। उसके बाद में अगर हम कहें तो VLC जो है सो इसकी बेनिफिट क्या है VLC की, अगर हम बात करते हैं तो यह जो है सो आपको एक्चुअल में यह जो है सो सारे वीडियो को प्ले करता है, और यहाँ पे जनरली वीडियो को प्ले करने के लिए अलग अलग कोडिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो यह जो है सो आपको 90 में 1990 के आसपास जो है फेमस हुआ था, और जो है सो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेमस है। आप हर एक जगह देखिएगा कि VLC मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर में आप चला लो। तो इसको जो है सो भारत सरकार ने जो फरवरी में बैन कर दिया, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो है सो हर एक प्लेटफॉर्म से ईजी इंटीग्रेशन है इसमें। तो ये हो गया आपका VLC के बारे में। अब इसके बाद में बैन के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बैन जो किया गया, तो बैन किया गया VLC के बारे में, तो आपको यहाँ पे RTI लगाया गया, ठीक है, RTI लगाया गया। तो RTI में सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है, इसलिए न्यूज में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक तरह से कहा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे मैटी जो है सो आपका कोई अभी जवाब नहीं दिया है, इसलिए यह न्यूज में आया है कि बैन किया गया तो क्यों किया गया। लेकिन जो इनर न्यूज है उसके हिसाब से जो आपका इसका, चूँकि VLC का जो आप डाउनलोड करेंगे, VLC को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो एक इसके वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और दूसरा तरीका क्या होता है VLC को डाउनलोड करने का, कि आप जो है सो आपको प्ले स्टोर जो कि मोबाइल में है इससे डाउनलोड करते हैं। तो जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो वेबसाइट वाला में चूँकि यहाँ पे कहा गया है कि VLC के थ्रू जो है सो, चूँकि ये लोग कोडिंग और अपडेशन अगर भेजते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है सो मालवेयर सेंड कर रहे हैं लोग। ये चाइनीज़ कंपनी है, तो मालवेयर और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो हैकिंग की फिनोमेना देखने को मिली थी, इसलिए जो इसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के हिसाब से। ये कहा नहीं गया, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्ले स्टोर में आज भी यहाँ पे तो ये बैन किया गया है, यहाँ जो है सो अब ये बैन कर दिया गया, लेकिन आप जो है सो मोबाइल प्ले स्टोर में आप आज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो लगता है कि भाई आप यहाँ पे बैन कर रहे हो और वहाँ पे अलाउ कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है सो आपका सिकाडा नाम का एक हैकर ग्रुप है जिसको कहा गया, जो कि एक तरह से कहा जाए सिकाडा नाम का हैकर ग्रुप है। यह चाइना के आदेशों पे काम करता है। तो भारत सरकार को यह डर है कि हो सकता है कि यह हमारे जो है सो हमारे वेबसाइट और बाकी चीज़ों को हैक करे, उससे पहले इसको बैन कर दिया जाए ताकि हैक ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो चाइना के इसमें सिकाडा में इंटरफेरेंस है, और उसके बाद में जो है सो आपको दूसरे साइबर जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं, इसलिए इसको बैन किया गया। अब यहाँ पे आपको अगर हम कहते हैं कि बैन किया जा रहा है, तो क्यों बैन किया जा रहा है, उसके पीछे भारत सरकार का कोई रूल है क्या? तो यहाँ पे कुछ इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, तो हम लोग यहाँ 2 मिनट लगेगा। रूल किस रूल के हिसाब से यहाँ पे इसको बैन किया गया है, तो यहाँ पे IT एक्ट 2000 के हिसाब से इसमें एक एक्ट है 69A, मतलब क्लॉज है, एक क्लॉज है इसमें 69A। तो 69A क्या कहता है कि अगर हमारे देश के खतरा है इंटीग्रिटी और यूनिटी को, इंटीग्रिटी और यूनिटी को अगर खतरा हो रहा है, तो हम इस चीज़ को, उस कंटेंट को जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है 69A को, तो यहाँ पे आपको पता है कि 19 फंडामेंटल राइट के, चूँकि यह आपको फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। मान लीजिए हम अपनी बात कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं और आप बैन कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट टू स्पीच जो है उसका वो है, वायलेशन है। तो उसमें आपको जो सब क्लॉज है 19 आर्टिकल का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर देश में यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा होता है, तो उस स्टेटमेंट को या आपके फंडामेंटल राइट को ख़त्म किया जा सकता है, आपको बोलने का हक छीन लिया जाएगा अगर आप देश के अगेंस्ट में बोलते हैं तो इस आधार पे जो है सो यहाँ पे इसको बैन किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको IT रूल्स 2009 भी इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, बैन कौन करेगा, तो बैन जो है जनरली जो है सो आपका बैनिंग का पावर जो है सो वह सेंटर के पास में है, स्टेट के पास में नहीं है। हाँ, स्टेट रिकमेंड कर सकता है, स्टेट रिकमेंडेशन जो है सो सेंटर कमेटी को भेजेगा, और सेंटर कमेटी जो अगर उसको अप्रूव करती है, तो वह जो है सो आपको चीज़ बैन हो जाएगा। लेकिन स्टेट के पास में बैनिंग का पावर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग जो है सो गलत करके आ जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टेट के पास में यहाँ पे बैनिंग का पावर नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि इंडियन पोर्ट बिल का जो ड्राफ्ट आया है, तो ड्राफ्ट आया है तो उसमें पोर्ट के बारे में बातें की गई है। और चलिए 2 मिनट हम देख लेते हैं कि आखिर में इसको क्यों लाया गया है। तो आपका इंडियन आपको पोर्ट बिल 2022, इंडियन पोर्ट बिल 2022 जो है सो, तो ये आपको इसलिए लाया गया है क्योंकि आपको अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में, याद रखिएगा। तो ड्राफ्ट स्टेज में है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो आपका इंडियन पोर्ट एक्ट जो है ओल्ड हो चुका है। यह जो है सो आपका 110 साल पुराना हो चुका है, इसलिए सरकार को जरूरत पड़ रहा है इसको चेंज करने का। समय के साथ में सरकार को जरूरत है कि इसको बदल दिया जाए, इसलिए इसको लेके आया गया है। अब यहाँ पे यह करेगा क्या, तो यह जो है सो पोर्ट के जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा और पोर्ट के पावर और रेगुलेशन पावर को सबको सही करेगा। अभी एक्चुअल में यह जब डिस्कस होगा और आएगा तो और ज़्यादा इस यहाँ पे क्लियरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन अगर हम कहें तो यहाँ पे जो आपका मेन प्रोविजन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सो आपको कंप्लायंस को इजी करेगा और पोर्ट की एफिशिएंसी को आपको यहाँ पे बढ़ाएगा। उसके अलावा जो दूसरा काम होगा यहाँ पे स्टेट पोर्ट बोर्ड को पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा यह और रेगुलेट करेगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएगा समय के साथ में, एडिटोरियल भी इस पे आएगा तो बात करेंगे अभी, इसलिए हम लोग बहुत लंबा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है तो हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो 95% जो है सो ट्रेड बाई वॉल्यूम में और 65% बाई वैल्यू में। तो आपका ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में 95% जो है सो वॉल्यूम में जो आपका ट्रेड होता है और 65% जो है सो आपका वैल्यू में जो ट्रेड होता है वह किससे होता है, तो वह पोर्ट से ही होता है। तो पोर्ट को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपका जो पोर्ट के बारे में जो दूसरी बात आप कहें अगर हम, तो सरकार ने यहाँ पे 100% FDI अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट से पोर्ट में, कि आप चाहें तो भारत में जो है सो पोर्ट सेक्टर में आप जो है सो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आपको नंबर ऑफ द मेजर पोर्ट की बात करें अगर हम भारत देश में, तो मेजर पोर्ट जो है सो आपको 12 मेजर पोर्ट हैं और माइनर पोर्ट कितने हैं, तो माइनर पोर्ट लगभग आपके 200 हैं हर एक स्टेट में। इसको जो है सो आपका सेंटर रेगुलेट करता है और इसको जो है सो स्टेट रेगुलेट करता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका मेजर पोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इधर आपका कांदला हो गया जिसका नाम बदल के दीनदयाल कर दिया गया। उसके बाद में मुंबई मरमगांव हो गया। मरमगांव के नीचे आइएगा आप तो आपको क्या मिलेगा, तो नीचे जब आइएगा तो आपको यहाँ पे न्यू मैंगलोर जो कि आपको मैंगलोर जो है सो आपका जो कि कर्नाटक में मिलेगा। कर्नाटक के बाद जो है सो और नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया, सॉरी विशाखापट्टनम तो उस साइड हो गया, चेन्नई हो गया और साथ में आपको चिदम्बरम हो गया, कोचिंग हो गया और इसके बाद में जैसे जो है सो आपको इनोर कोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता और JNPT जो कि मुंबई में है। तो इस तरह से जो टोटल आपके 12 पोर्ट हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग के बारे में।
गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, यह क्या है भाई? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन देखेंगे कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, उसके बाद में सीएम सारे स्टेट के हो गए, एलजी हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, एलजी हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर मान लीजिए एलजी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के, वो हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो इसके गवर्निंग काउंसिल होती है एक तरह से कहा जाए तो। और बाकी जो है सो आपके नीति आयोग के जो मेंबर आते हैं, तो ये जो है सो आपके मेंबर्स हो गए किसके, तो ये हो गए आपके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हो गए। उसके बाद में अगर हम गवर्निंग काउंसिल की बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पहले ये प्लानिंग कमीशन था, तो आपको प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग का यहाँ पे निर्माण किया गया, ठीक है। और ये मोदी जी के आने के बाद में 2015 में हुआ ये चीज़, ठीक है। 11 जनवरी या जुलाई में हुआ है, तो 11 जनवरी आपको 2015 को हुआ है। डेट भी जो छोटे मोटे एग्जाम है वहाँ पूछ देता है, 11 जनवरी जो है सो आपको 2015 को ये किया गया। और यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का जो मॉडल था और नीति आयोग का मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो यह नीति आयोग हो गया, यहाँ पे यह पीसी हो गया। तो इसका मॉडल जो है सो इसका मॉडल है कि हमें बॉटम से, मतलब गांव से शहर की तरफ डेवलपमेंट होना चाहिए, बॉटम टू टॉप है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो यह गांधी जी का भी मॉडल था। और इनका जो मॉडल है ये इनका जो था वो टॉप टू बॉटम था, मतलब कि हम शहर के विस्तार करके गांव का विस्तार कर देंगे, ठीक है, विकास कर देंगे, ठीक है। जो कि एक तरह से नेहरू जी का भी यही मॉडल था और ये गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। तो ये जो है सो दोनों के बीच में आपको बेसिक अंतर है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये हुआ कि स्टेट को लेके चलना, और यहाँ पे चूंकि जो है सो आपको सेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता था कि जो सेंटर बोल देगा वह स्टेट करता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है सो कांग्रेस का दबदबा था, तो ये सेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता था और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल पे काम करता है। ये क्लियर हो गया आपको? और यहाँ पे आपको बाकी नीति आयोग जैसो एसडीजी इंडेक्स हो गया, उसके अलावा जैसो आपको कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, 7 प्रोजेक्ट हो गया, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, वुमेन ट्रांसफॉर्म इंडिया अवार्ड्स हो गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया। तो इस तरह से नीति आयोग जो है सो बहुत सारे इंडेक्स निकालते रहता है। उसका काम क्या है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, मतलब एक जो है सो आपका थिंक टैंक है, या आपको विचार करके चीज़ों को बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपके जो स्कीम है उसका इवेल्युएशन भी करता है। और फिर यहाँ पे सनसेट क्लॉज लेके आता है कि भाई ये स्कीम इतना दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बाबा आदम से 1947 से भी कुछ स्कीमें चल रही हैं और आज भी रन कर रही हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये काम जो है सो इवेल्युएशन का काम किसका है? तो इवेल्युएशन का काम जो है सो यहाँ पे नीति आयोग का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ देखते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो विनवेक्स 2022 एक्सरसाइज जो है आपका, तो विनवेक्स 2022 एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हो रहा है? यह तो यह आपको इंडिया और वियतनाम के आर्मी के बीच में हो रहा है। यह इंडिया और वियतनाम के आर्मी के बीच में हो रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभार, ऐसे जनरली आता नहीं है लेकिन पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको एक छोटा सा न्यूज है जिसको आप जान लीजिए। जो ESIC प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर का, तो आपको एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है सो ESIS जो है आपका, इसको आपको आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है। तो ये न्यूज है, बस इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और ESIC आपको मिनिस्ट्री ऑफ द, ये किसके अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर ब्यूरो के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो के अंदर में ये आता है और इसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो यह जो है सो जितने एम्प्लॉई रहते हैं उनके, मान लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी और कभी वो तबीयत खराब हो जाती है तो उसमें उनको इससे फ़ायदा मिलता है इस स्कीम के थ्रू।
तो अब उसमें एम्प्लॉय को फ़ायदा मिलता है, स्टेट वाले को। अब आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा तो डिजिटली इनेबल है, तो इनको पेमेंट आप डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज हो जाइए, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ से पेमेंट हो जाएगा और इसका जो किस्त है ये सरकार काट के आयुष्मान भारत को दे देगी। तो आयुष्मान भारत ईजी वे में रन कर सकता है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यूपीआई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। यूपीआई का वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है सो, और यह किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा यह चलाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यह किसके द्वारा चलाया गया है, तो एनपीसीआई के द्वारा यह चलाया गया है। और एक तरह से कहा जाए तो वर्ल्ड में रियल टाइम पेमेंट के लिए एक तरह से सॉल्यूशन डेवलप, एनपीसीआई जो है सो आपका ये पेमेंट सॉल्यूशन को डेवलप करता है। यह आपके पेमेंट सोल्यूशन को डेवलप करता है। तो अभी इसका न्यूज़ क्या है कि इसको अब अलाउ कर दिया गया है आपको यूके मार्केट में, यह अब काम करना शुरू कर दिया है। तो यह जो है सो यूके में काम करना शुरू कर दिया है। इसके पहले जो है सो यह भूटान में काम कर रहा था। भूटान के अलावा जो है सो आपको यहाँ पे मलेशिया हो गया, यूएई हो गया यूएई हो गया, फिर जो है सो आपका मलेशिया हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे कंट्री में यह काम कर रहा है। मलेशिया के अलावा फ्रांस में भी है यह, ठीक है, नेपाल में भी है यह, तो 1 2 3 4 5 6 देश में अपने देश का जो है सो यूपीआई आज के डेट में काम कर रहा है। आप अगर वहाँ घूमने जाते हैं तो यूपीआई से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ, एक और देश है यहाँ पे, सिंगापुर है, इसको याद रख लीजिएगा। ये पूछ देता है कभी कभार जो है सो यूपीआई कहाँ कहाँ काम कर रहा है, पूछ सकता है कि आपको यूके और फ्रांस पास पास में होगा। याद करने का तरीका हम बता देते हैं। भारत के पड़ोसी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद में यूएई हमारा दोस्त है, मलेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया। ये आपको साउथ ईस्ट वाले कंट्री हो गए। यूएई हमारा दोस्त है, भूटान नेपाल हमारे साथ में, यूके और फ्रांस पास पास में। इस तरह से आप इसको एक निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आरबीआई के एक रिपोर्ट आया है जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करके और वाइंड अप करेंगे। आपका 1 घंटा हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इस पे आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, उसको थोड़ा 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेटेस्ट है, आपको आरबीआई के बुलेटिन में वार्न किया गया है कि एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब कि आप जो है सो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इज नॉट टू मच गुड। तो यह जो है सो आपको एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्लान है उस पर एक धक्का जरूर लग सकता है। अगर इस पर डिस्कस होता है और बातें उठती है, पार्लियामेंट में जाती है, तो और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे आर्गूमेंट जो दिया गया अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द, आरबीआई के द्वारा जो आर्गूमेंट दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक तरह से कहा जाए तो कहा गया है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट जो है सो किसी भी बैंक का नॉट ओनली गोल होना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे ध्यान रख के करना पड़ेगा हमें। उसके अलावा जो है सो कोविड-19 में यह शॉक वेव की तरह काम किया है और एग्जिस्ट किया है हमारा कौन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी जो है सो यहाँ पे, और आउटपुट अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है सो सरकारी बैंक में ज़्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू द प्राइवेट बैंक में, क्योंकि प्राइवेट बैंक में उनका प्रॉफिट मोटिव भी कम रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर इफिशियंसी वगैरह के बारे में बात किया गया है। और कोविड-19 का जो शॉक वेव है वो हमारा जो है सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक झेला है, इसलिए कहा जा सकता है
कि यह जो है सो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वहाँ पे एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि 50% से ज़्यादा अपने स्टेक होल्डर को अगर बेच देता है तो प्राइवेटाइज होता है, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर फिर अपने पॉलिसी को डिसाइड करता है, उसको देखता है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। थैंक यू।